गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। स्ट्रेट लाइन मोशन में कहाँ तक कर लिया तुम लोगों ने? स्ट्रेट लाइन मोशन लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? सवाल करा रहे थे जरा। वो वाला था जिसमें n sin थीटा इंक्रीज हो जाता था। अच्छा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर x पोजीशन, p वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम, 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसके कॉम्बिनेशन बनाऊं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? xt, bt, at, xb या सिंपल bx, ax और ab। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? देखिए मैथ्स है सबका, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? यही कॉम्बिनेशन बनेंगे, ध्यान से देख लीजिए, है ना? ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर मेरे को कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन पता है, xt का मतलब क्या? वो पोजीशन और टाइम के बीच में मेरे को रिलेशन पता है। ठीक, तो मैं यहां से अगर पोजीशन टाइम के बीच में रिलेशन पता है तो मैं किसी के बीच में भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। एक एग्जांपल लूंगा, एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। थंब रूल क्या है बेटा? थंब रूल ये है कि अगर मैं x को डिफरेंशिएट करता हूं तो x को डिफरेंशिएट करने से मेरे को क्या मिलता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? चेंज इन पोजीशन। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लीजिए थंब रूल, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको चीजें थोड़ी सी आसान लगे कि हाँ कि क्यों करना है, कैसे करना है। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन पोजीशन। ये बेसिक थंब रूल है जिसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। क्लियर है सबको? एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि x की रिलेशन पता है आपको, अगर x और t के बीच में रिलेशन पता है तो अगर मेरे को x की रिलेशन पता है तो इसको मैं वन टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को vt मिल जाएगा, b और t के बीच में रिलेशन। ठीक है, अगर मेरे को b और t के बीच में रिलेशन पता है, इसको मैं फिर से वन टाइम डिफरेंशिएशन मतलब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो at मिल जाएगा। एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन, इसका मतलब मेरे को vt भी मिल गया, at भी मिल गया। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए? vx। तो यहाँ पे देखिए सिंपल मैथ, ये x और t के बीच में रिलेशन है, ये आपका v और t के बीच में रिलेशन है। अगर यहां से इन दोनों से अगर मैं किसको एलिमिनेट कर दूं? t को। अगर t को एलिमिनेट कर दूं तो v और x के बीच में रिलेशन आ जाएगा। सिंपल मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इन दोनों को अगर मैं एलिमिनेट करूंगा t को, तो यहाँ पे मेरे को किसके बीच में रिलेशन मिल जाएगा?
v और x के बीच में। मेरे को एक्सीलरेशन और x चाहिए। एक्सीलरेशन और x कैसे निकालूं? x और t के बीच में रिलेशन पता है, a और t के बीच में रिलेशन पता है, इन दोनों में से किसको एलिमिनेट कर दूं? एलिमिनेट t, तो a और x के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? अब मेरे को क्या चाहिए? a और b के बीच में, a और b के बीच में रिलेशन निकालने के लिए क्या करूं? b और t के बीच में पता है, a और t के बीच में पता है, इन दोनों में से किसको एलिमिनेट कर दूं? t को। तो क्या रिलेशन मिल जाएगा a और b के बीच में? देखिए सिंपल मैथ्स है, हम लोग जो 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते आ रहे हैं तो वो मैथ्स यूज करने वाले हैं। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अभी मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं जिसका आप लोग करके बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाए। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सर ये जो क्लास में तीन बच्चे आए हुए हैं हाँ वो तुम्हें देखना है बोलिए, चुपचाप आगे बैठो। हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। चलिए नोट कर लिया। यस सर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। चलिए फटाफट, इसका मतलब हमें a और x के बीच में रिलेशन निकालना है। सर a इक्वल टू 2x² ध्यान से कहाँ गलती कर रहे हैं, देखिए सिली मिस्टेक कर रहे हैं। सर equals to 2x. 2x सर a इज इक्वल टू 2x क्यूब। equal to 2x cube. सर 2x³ आया। आगे गायत्री बताने की जरूरत है? नो सर। चलिए, लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ। v मेरे को एक्सीलरेशन चाहिए, तो मैं सिंपल एक्सीलरेशन दो चीजें जानता हूँ, dv ओवर dt, और एक जानता हूँ v dv ओवर dx। देखो v और x के बीच में रिलेशन पता है तो मैं ये वाला रिलेशन यूज करूँ, ठीक है? तो dv ओवर dx अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ x के रेस्पेक्ट में तो बेटा ये कितना देगा 2x। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है v dv ओवर dx, और v की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, और dv ओवर dx की वैल्यू 2x, ये आ गई वैल्यू 2x क्यूब। ठीक है, सबका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू x स्क्वायर, a is equal to x square, find velocity as the function of x, find velocity as a function of x।
V square is equal to 2 by 3x cube. एक्सीलरेशन को मैं क्या लिखूंगा? v dv over dx is equal to x square. तो v dv is equal to x square dx इंटीग्रेट कर दिया, ये कितना हो जाएगा? v square upon 2 is equal to x cube by 3. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, v is equal to t square. v is equal to t square. Find acceleration as a function of x. Find acceleration as a function of x. नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट होगा स्ट्रेट लाइन मोशन एंड यूनिट एंड मेजरमेंट, नेक्स्ट वीक सैटरडे, याद रखिएगा। A is equal to 2 into 3x power 1 by 3. A is equal to 2 into 3x power 1 by 3. हाँ, देखिए v is equal to t स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2t। a और t के बीच में रिलेशन पता चल गया, मेरे को v is equal to t स्क्वायर लिखा हो तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ? dx ओवर dt इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो dx इज इक्वल टू t स्क्वायर dt इंटीग्रेट कर दूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू d3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और यहां से t की वैल्यू कितनी आ रही है? t इज इक्वल टू आ रहा है a बाई 2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/3 a बाई 2 का होल क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर। आगे सभी सिंपल एलिमिनेट किया है। आर्यन क्या हुआ? हो गया, हो गया, ठीक है। नोट कर लिया गायत्री? Yes, sir. v is equal to 2x plus 3. Find velocity as a function of time. Find velocity as a function of time. Next question will be a is equal to 2v plus 3. Find x as a function of time. दोनों क्वेश्चन कीजिए, दोनों एक ही तरीके के हैं। तो इसमें v इक्वल टू e की पावर 2t। हाँ, कुछ ऐसे ही आएगा आर्यन।
दोनों क्वेश्चन हो गए? ठीक। देखिए एक क्वेश्चन मैं बता दूं, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। b इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मेरे को क्या चाहिए? b और t के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मैं b को क्या लिख सकता हूं? dx ओवर dt इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू dt। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 1/2 ln 2x प्लस 3 इज इक्वल टू d। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ln का मतलब क्या होता है? log बेस e। ठीक है, तो log बेस e है, तो यहाँ पे इसको आपने लिखा log बेस e 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2t। ये क्लियर है? 2 को इधर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू e टू द पावर 2t। क्लियर है? अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा? और ये सिंपल डिफरेंशिएट करने की जरूरत क्या है? v इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है और 2x प्लस 3 आ गया, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू e टू द पावर 2t। अलग पेपर बनाया आपने? हां, ये जो बोले कि मैंने अलग से फिजिक्स का टाइप के बारे में, अलग से फिजिक्स के टाइप के बारे में। क्लियर है सबको? यस सर। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मेरे को कोई सा भी एक रिलेशन पता है, चाहे कोई सा भी हो, मैं कोई से भी पैरामीटर्स निकाल सकता हूं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि डिस्कशन ऑन कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मैंने कहा कि a की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है, a आपका कांस्टेंट है। हम लोग एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv ओवर dt। तो आपने लिखा dv ओवर dt इज इक्वल टू a, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a dt। मैं इंटीग्रेट कर दूं, इनिशियल वेलोसिटी u जब t 0 था, फाइनल वेलोसिटी v जब t की वैल्यू t थी, तो बेटा ये तो सिंपल v माइनस u इज इक्वल टू at आ गया। फर्स्ट इक्वेशन है ना, a कांस्टेंट है। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन अगर मेरे को निकालनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे a को लिखने का तरीका एक और है मेरे पास, क्या है? b dv ओवर dx इज इक्वल टू a। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? b dv इज इक्वल टू a dx। मैंने कहा कि जब x की पोजीशन इनिशियल क्या थी? x1, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u। जब x की पोजीशन थी x2, तो वेलोसिटी कितनी थी? v2, सॉरी v लिख देते। क्लियर है ये? ठीक, तो आपने यहाँ पे v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2, तो मैं क्या लिखूंगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 को मैं इधर ले गया तो 2a x2 माइनस x1। क्लियर है? x2 माइनस x1, x2 क्या था? फाइनल पोजीशन, x1 क्या? इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब ये तो डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक, तो मेरे को यहाँ से क्या मिल गया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये मिलेगा ना? ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, ये सब पढ़ा हुआ आपने, इससे थोड़ा फास्ट चल रहा, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज। बेटा क्लियर है सभी को? चलिए, अब आपने देखा कि v इज इक्वल टू u प्लस at, जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास। ठीक है, v को मैं लिखना चाहता हूं dx ओवर dt, लिख सकता हूं। v को मैंने dx ओवर dt लिख दिया, तो यहां से dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू हो जाएगा u dt
प्लस ए टी डी टी। मैं इंटीग्रेट कर दूं। मैंने कहा कि x1 पोजीशन थी t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल की पोजीशन है x2, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। x2 माइनस x1 का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। तो आपने अभी क्या समझा कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मेरे पास जो तीन इक्वेशन है v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and the last one is v square minus u square is equal to 2as। ये तीनों इक्वेशन कब वैलिड है? जब क्या हो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्योंकि वही मानते हुए हमने ये डेरिवेशन किया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक। तो जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं? इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकता हूं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूं? उससे पहले वही काम कर रहे थे कि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो मेरे को जो जो चीजें निकालने में इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करके निकालते जा रहा है। आगे समझिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं तो तीनों इक्वेशन की मदद से कुछ भी निकाल सकता हूं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इससे पहले जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे वो ही पढ़ रहे थे, ठीक है, कि हमारा एक्सेलरेशन किसी पे भी डिपेंड है। चलिए फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि एक कार है, एक मैन खड़ा है कार से 100 मीटर के डिस्टेंस पे। कार की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। कार इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब जैसे ही ये कार वाला इस मैन को देखेगा तो ब्रेक अप्लाई करेगा ना। अगर ब्रेक अप्लाई करता है तो उसके लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू दी है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि रिटार्ड करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है रिएक्शन टाइम इज 0.5 सेकेंड, ठीक। फाइंड फाइनल डिस्टेंस बिटवीन कार एंड बॉय। कार और बॉय के बीच में फाइनल डिस्टेंस कितनी होगी ये निकालना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। $50 meter. करेक्ट है। हाँ आशुतोष सही है। तुषार आर्यन आया। चलिए कोई। अब देखिए रिएक्शन टाइम का मतलब क्या हुआ। सिंपल रिएक्शन टाइम का मतलब ये हुआ जैसे कि मान लीजिए कि मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने देखा कि सामने कोई खड़ा है, ठीक है। अब मैं सोचने में कि मैं ब्रेक अप्लाई करूं या ना करूं, इसके लिए मैंने कितना टाइम ले लिया, ठीक। जैसे कि मैं आपसे कोई क्वेश्चनिंग कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन पूछा कि हाँ बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक। तो आपने सोच समझकर आंसर देने में जो टाइम लिया, मतलब रिएक्शन, कि आपका क्या रिएक्शन हुआ जब मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो आपने सोचने समझने में आंसर देने में 2 मिनट का टाइम ले लेती, मैं कहूंगा कि आपका रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो जैसे इस बंदे ने देखा कि इसके सामने कोई आदमी खड़ा है, तो इसने ब्रेक अप्लाई करूं या ना करूं इसके लिए कितना टाइम लिया? 0.5 सेकंड। इसका मतलब पार्टिकल जो कार थी 0.5 सेकंड तक तो उसी स्पीड से मूव कर रही होगी ना। उसने तो ब्रेक अप्लाई किया आफ्टर 0.5 सेकंड, ठीक। तो 0.5 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? डिस्टेंस ड्यूरिंग
रिएक्शन टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कितनी स्पीड से मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम 0.5 दैट मींस 10 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कितनी डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब ये बताइए आपके सामने कोई बंदा होगा तो आप ब्रेक अप्लाई करके उसको फाइनल वेलोसिटी कहां तक ले जाएंगे? जीरो ना, आपको रोकने पड़ेगा, ये फिर उसको उड़ा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि आपको फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी है, या आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर रहा हूँ? मैं यूज कर रहा हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v तो जीरो हो गया, u कितना दिया था 20 मतलब कि 400, और a की वैल्यू कितनी दिया -10 into s। तो बेटा देखिए s की वैल्यू कितनी आ गई 40। ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना चला 40, और उससे पहले कितना चला 10, मतलब कि टोटल कितना डिस्टेंस चला वो 50। यहां पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई जीरो, तो फाइनल डिस्टेंस कितनी रहेगी दोनों के बीच में 100 - 50 दैट मींस 50। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है गायत्री? मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए ज्यादातर चांस है कि क्वेश्चन आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पे पूछने के ज्यादा चांसेस है, मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड, या तो ग्राफ अप्रोच से। ठीक है, इसके ज्यादा चांसेस हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे वो सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं करवा रहा था, क्या कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। वैसे क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेंगे नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है वो। अब देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी में कौन कौन से पॉइंट है जो हमें हमेशा ध्यान में रखना। पहला पॉइंट जो हमें क्या करना है, डिसाइड रेफरेंस। सबसे पहले मेरे को रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, रेफरेंस का मतलब क्या है? ओरिजिन, कि ओरिजिन कहां पे है। ठीक, तो ओरिजिन हम लोग कहां पे लेंगे? पॉइंट फ्रॉम वेयर पार्टिकल is projected। इस क्लास के बाद आफ्टर 3। चलिए, अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि रेफरेंस डिसाइड करना है। और रेफरेंस हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? जिस पॉइंट से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है वो पॉइंट आपका रेफरेंस होगा। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जो भी रेफरेंस है, मैंने कहा कि ये रेफरेंस है मतलब कि ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर अपवर्ड है तो क्या लिखेंगे प्लस, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर डाउनवर्ड है तो क्या लिखेंगे माइनस। ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अब ये बताइए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए थर्ड पॉइंट क्या है? A इज इक्वल टू माइनस जी। ऑलवेज, हमेशा। ऐसा तो नहीं है ना कि बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया तो जी कहां लगता है? नीचे। अगर बॉडी को मैंने नीचे फेंका तब भी जी कहां लग रहा है? नीचे। क्लियर है? इस वाले पार्ट में तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर हम तो इससे पहले करते आ रहे थे कि बॉडी को ऊपर फेंका तो जी प्लस होना चाहिए, ऊपर से नीचे फेंका तो माइनस होना चाहिए। होता है 9th 10th में ये कंफ्यूजन होता है। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जी की वैल्यू हम लोग एक्सीलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे? माइनस लेंगे, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने नेगेटिव माना।
क्लियर है? चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग से। मैंने कहा कि एक पार्टिकल है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी u है। आपने इसको ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करूंगा तो ये किसी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ना। h की वैल्यू निकालिए, फाइंड h। फाइंड h। U square upon 2G. हाँ सही है। Yes, sir. देखिए मैंने जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है वो तो ओरिजिन होगा, ठीक। अब जैसे ही पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, यस और नो? अगर वेलोसिटी होती तो और ऊपर Yes, जाता, sir. ठीक है ना। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी फाइनल पोजीशन पे, जब मतलब कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो मैं सिंपल क्या यूज कर रहा हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v 0, u अपवर्ड डायरेक्शन है, पॉजिटिव है, तो u स्क्वायर। a की वैल्यू तो हमेशा क्या होगा, माइनस g। अब ये बताइए s की वैल्यू क्या लूं? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये कहाँ है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इसका प्लस प्लस। तो देखिए माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। क्लियर है? नोट कीजिए, जिनका नहीं हुआ नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि पार्टिकल को आपने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, तो पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर घूम के वापस आएगा, ठीक है। तो मेरे से पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं कोई डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, मैं सिंपल इसको एक तरह से न्यूमेरिकल की तरह यूज कीजिए कि ये न्यूमेरिकल है, कैसे सॉल्व करें। Two U by G. पार्टिकल को मैंने जहां से प्रोजेक्ट किया वो ओरिजिन होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करें, इसका मतलब क्या, पार्टिकल जहां से प्रोजेक्ट हुआ वापस उसी पोजीशन पे दोबारा आ गया, यही हुआ ना, ठीक। तो इसको कितना टाइम लगा वहां से वहां तक वापस आने में, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना है तो मैं क्या यूज करूंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s का मतलब तो डिस्प्लेसमेंट होता है, कितना होगा, 0. जीरो। पार्टिकल जहां से गया वहीं पे वापस आ गया, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। मैंने कहा u की वैल्यू पॉजिटिव है, मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कैपिटल T, ठीक। और a की वैल्यू तो हमेशा माइनस g होती है, उसके लिए तो सोचना ही नहीं। तो ये t कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू आ गया 2u बाई g, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अभी आपने क्या देखा कि एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, एक्सीलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज नहीं हो रहा, वो हमेशा कांस्टेंट है। यहाँ पे कौन सा एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड होता है, ठीक। तो अगर मैं कहीं पे भी बात कर रहा हूँ, अगर मैंने कहा कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, मेरा कॉमन सेंस तो ये कहता है कि ए से बी तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम बी से सी तक जाने में लगेगा। ये पढ़ा हुआ ना आपने कि Yes, जितना sir. टाइम Yes, sir. पार्टिकल को ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम पार्टिकल को नीचे आने में लगता है। एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं,
वो भी आगे बताऊंगा कि एयर फ्रिक्शन आने से क्या हो जाता है। ठीक, अभी तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एयर फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर पार्टिकल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में लगेगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए पार्टिकल को ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम पार्टिकल को नीचे आने में लगेगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रेट लाइन मोशन में भी हो सकता है। अगर मैं सिंपल रोड पे चल रहा हूं तो मैंने कहा कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और इस पे एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बताइए एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना? Yes. अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। अगर पार्टिकल रुकेगा तो इसका मतलब वहां से तो रिवर्स बैक होगा ना। Yes, sir. सेम चीज यहाँ पे हो रही है, ध्यान से देखिए। पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब भी एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पार्टिकल यहां तक आ गया, ठीक, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई? 0। उसके वापस वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? इस जी के कारण आ रहा है। अगर ये जी नहीं होता तो इसको वापस लेके नहीं आ पाता। एक्सीलरेशन किसके कारण आता है? फोर्स के कारण। ठीक, इसका मतलब अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो मैं सिंपल क्या कहूंगा, उस बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। कि इधर mg फोर्स मतलब कि ग्रेविटेशन पुल कंटिन्यूअसली लग रहा है नीचे की तरफ, इसलिए पार्टिकल ऊपर जाता है वापस नीचे आता है। अगर मैं ऐसे यहाँ पे कहूं, मैंने कहा कि 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हूं, मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इसको यहाँ से यहाँ तक वापस आने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। आंख बंद करके कहेंगे, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन था इस पे। ठीक है, तो ये सब कहानी थोड़ा अपने वर्डिंग में Yes, लिख sir. लीजिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपके कॉन्सेप्ट हैं फिजिक्स के। न्यूमेरिकल सॉल्व करना अलग बात है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। A body is projected upward with v0 speed. Find its speed when it is at half of the maximum height. चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। बेटा आप लोगों को मैंने काइनेमेटिक्स की शीट दे दी है, ठीक है। कल हम लोग एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, जितने टॉपिक होते जाएंगे उसके हिसाब से डिस्कशन स्टार्ट करते रहेंगे, क्योंकि 4 एक्सरसाइज हैं।
आप लोगों को बोर्ड क्लियर है ना, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है ना बोर्ड पे? नो सर। ठीक है, ठीक है। बहुत टाइम ले लिया, सिंपल क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक में आ रहा है इक्वेशन टी का। जो भी हो वैल्यू निकालिए। 2 लाइन का सोल्यूशन है। अगर ज्यादा दिमाग लगा दिया हो तो लंबा कर दिया होगा क्वेश्चन को। शुभम माया कितना है? सर रूट जी एच। गलत है। गलत निकाल के बैठे हुए हैं, क्या आ गया? सर वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2। हाँ 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 हाँ, बोलिए 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 बोलिए, कितना आ रहा है? वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2। मतलब कि v0 अपॉन रूट 2। ओ हाँ हाँ वही। सही है, सिर्फ आर्यन का करेक्ट आया है। देखिए सिंपल सा लॉजिक लगाना था, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं, आप लोग खुद उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दे रहे हैं। मैंने कहा कि एक पार्टिकल है जिसको आपने v0 स्पीड से प्रोजेक्ट किया और ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक पहुंच रहा है? h तक। और मेरे से पूछा गया कि जब इसकी हाइट कितनी है? h/2। मैंने कहा ये h/2 हाइट पे है और इसकी स्पीड कितनी है? v। ये मेरे को फाइंड आउट करना है, ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं तो सिंपल ही फॉर्मूला यूज करूंगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2al। जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वो आपका ओरिजिन होगा। ठीक, तो v स्क्वायर ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में, v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू तो हमेशा माइनस g होगी और इसकी वैल्यू कितनी है? h/2। तो यहां से अगर मैं v स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस g कैपिटल H प्लस v0 स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? मेरे को एक रिलेशन पता था जो थोड़े पहले आपने निकाला था, h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पे u का मतलब क्या है? v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। इसका मतलब v0 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2gh। तो gh की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v0 स्क्वायर बाय 2। तो बेटा देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई v की? v0 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। A particle is projected upward such that it attains maximum height, capital H. Find height when its speed is half of maximum। चलिए जल्दी से। इसका पेन होगा।
सर 3h/4। बिल्कुल सही है। देखिए पार्टिकल को जब आपने प्रोजेक्ट किया तो उसकी स्पीड आपने मान ली u थी, और जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है ना, तो मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था। अब आपसे पूछा गया कि जब पार्टिकल की स्पीड कितनी हो गई, v/2 हो गई, पार्टिकल की स्पीड कितनी हो गई, u/2, ये तो कह रहा है मैक्सिमम स्पीड की आधी हो गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई ये निकालना है आपको, h। ठीक है, तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर का मतलब u/2 का स्क्वायर, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू माइनस g, और ये स्मॉल h की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा, -3/4 u स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। एक फॉर्मूला आपको पता है कि h इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो u स्क्वायर की वैल्यू मैं कितनी पुट कर सकता हूँ, 2gh। मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर देता हूँ 3/4 2g कैपिटल H डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू स्मॉल h। 2g कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू आ गया 3/4h। समझ में आया। आपने मतलब v स्क्वायर की जगह u/2 का होल स्क्वायर यही तो है, समझ नहीं आया कैसे हुआ ये, मतलब यही तो फाइनल क्वेश्चन पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी कैसे होगी? बेटा। इस वाले पॉइंट में हम लोग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगा रहे हैं, मैं तो कहीं पे भी लगा सकता हूँ, पार्टिकल के नीचे वेलोसिटी तो u है, मैं इस पोजीशन पे लगा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि इस वाले पोजीशन पे फाइनल वेलोसिटी u/2 है। नहीं आया, मैंने पार्टिकल को थ्रो किया, इसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज करी, मैंने ये वेलोसिटी मान ली, मेरे को तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज करनी है। कोई जरूरी थोड़ी ना कि फाइनल वेलोसिटी 0 ही पे ले लूं, मैं तो कहीं पे भी ले सकता हूं। आगे समझ में बेटा, क्लियर आप सभी लोगों को? यस सर। ठीक है अनुष्का, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। अभी भी कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करूंगा। हो गया, नोट कर लिया? A particle is thrown upward and time can to cross a window is 2 seconds. Find height of window. एक पार्टिकल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, वो क्या कर रहा है, एक विंडो को क्रॉस कर रहा है, और जो टाइम गैप है विंडो को क्रॉस करने का वो दिया हुआ है 2 सेकंड। तो आपको यहाँ पे हाइट ऑफ विंडो पता लगानी है।
सर एक चीज पूछनी थी, ये 2 बोलिए। सेकंड से पहुंचने में लगे ना कि वापस आके घूमने में? यही मैं बता दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए तो मैं रुक गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। सिंपल देखिए, वर्ड यूज हो रहा है टाइम गैप ना, ठीक है। तो मान लीजिए कि विंडो किसी हाइट पे है, आप लोग करके दिखाई, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहां से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए विंडो है, ये विंडो है, तो पार्टिकल तो ऊपर जाएगा, फिर घूम के वापस आएगा। तो विंडो को कितनी बार क्रॉस करना है? 2 बार। तो एक बार पहली बार क्रॉस किया और जब दूसरी बार क्रॉस किया, तो इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना दिया हुआ है? आगे समझे? हाँ, अब दिमाग लगाइए कैसे किया जाए। स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ये तो सभी अननोन हो जाते हैं, यू की टर्म में फिर निकालना पड़ता। आपने कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया है? 20 मीटर पर सेकंड। अब निकालिए। बना है। तुषार, आशुतोष, हुआ? आप दोनों वीडियो ऑफ करके क्यों बैठते हैं? 15.1 नहीं है, देखिए कैलकुलेशन स्टेप हो रही है। 15 है क्या आंसर? हाँ 15 है, एग्जैक्ट 15 आएगा। जी को 10 लेना है। हाँ 10 ले लीजिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए कैसे क्वेश्चन को किया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि जब पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी v है, मैंने मान ली, ठीक। तो सिंपल आपका लॉजिक क्या कहता है कि अगर पार्टिकल को मैंने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल ऐसे गया ऊपर और वापस नीचे आया, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है? 2u/g, ठीक। इसको मैं दूसरे तरीके से सोचता हूँ, मैं ग्राउंड मान ही नहीं रहा, ठीक है। मैं सिंपल क्या मान रहा हूँ, पार्टिकल को किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से, मैंने कहा कि पार्टिकल जब इस वाली पोजीशन से जा रहा था तो ये ऐसे गया
अब वापस इसी पोजीशन पे आया तो कितना टाइम लगेगा सेम पोजीशन पे आने में? 2u/g। मैं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ, ठीक। तो मैंने कहा कि पार्टिकल यहाँ से गया और घूमकर वापस इसी पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा? 2v/g। और ये किसके इक्वल है? 2 सेकंड के इक्वल। तो बेटा v इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। अब मैं क्या करूं? इन दोनों के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दूं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मतलब कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की वैल्यू माइनस g और s की वैल्यू h, है ना? h प्लस लू या माइनस लू? प्लस, जहां से प्रोजेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है, इसके रेस्पेक्ट में तो h ऊपर ही है ना, ठीक। यहाँ से वैल्यू निकालिए, v की वैल्यू कितनी है? 10। मतलब कि 100 माइनस 300, ये सिंपल माइनस 300 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 20 इंटू h। तो ये कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 15 मीटर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है सबको? नोट करना है क्या तुषार? ये नोट कर लिया? हो गया सर। सर डन। क्या नोट करना है? नो सर, नहीं, नोशन हो गया। अच्छा ठीक। देखिए जगलर प्रॉब्लम, पहले जगलर को समझिए कि जगलर करता क्या है। जगलर जानते हैं ना, बॉल को नचाता है, ठीक। अगर आप जगलर को ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि जगलर के हाथ में 4 बॉल हैं, ठीक है, और वो चारों बॉल को नचाना चाहता है। अगर आप उसको ध्यान से देखिएगा, 2 बॉल उसके हाथ में हमेशा रहते हैं, ठीक है। वो एक बॉल थ्रो करता है, फिर एक बॉल को ऐसे फेंकता है, फिर ऐसे थ्रो करता है, फिर ऐसे फेंकता है, फिर ऐसे थ्रो करता है, ऐसे फेंकता है, ये कंटिन्यूअस, ठीक है। ये इधर फेंकता जा रहा है, इधर पकड़ा, इधर फेंक रहा है, इधर पकड़ा, ऐसे, ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि जगलर करता क्या, ठीक। और जब जगलर अगर बॉल को थ्रो कर रहा है तो हमेशा उसके हाथ में 2 बॉल होते हैं, हमेशा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी से हम लोग चीजों को समझते हैं। मैंने कहा जगलर इज यूजिंग 6 बॉल्स। वो 6 बॉल के साथ जगलिंग कर रहा है, ठीक है। एंड टाइम gap between 2 balls is 1 second। मतलब कि एक बॉल को थ्रो किया, फिर दूसरी बॉल को अब थ्रो कर रहा है 1 सेकंड के बाद, फिर तीसरी बॉल थ्रो कब कर रहा है 1 सेकंड के बाद। हर एक 1 सेकंड पे वो एक एक बॉल को थ्रो करता जाएगा, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम हाइट attained by ball। आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है कि बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। इसका आंसर बताएंगे आशुतोष। आप ही से पूछूंगा, एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया आपने। सर 31.25। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्टेप बाय सोचिए आपको समझ में आ जाएगा। सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आशुतोष, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि जो हमने इससे पहले पढ़ा वो भी समझ में नहीं आया? ये तो क्लियर कीजिए, क्या चीज समझ में नहीं आई आपको? आशुतोष, माइक को अनम्यूट करके बोलिए कि क्या चीज समझ में नहीं आई। अच्छा, सिर्फ ये चीज समझ में नहीं आई। चलिए देखिए सर हाँ 31.25 आ रहा है। हाँ हाँ सही है, आर्यन करेक्ट है। देखिए लॉजिकली जिस समय स्टार्ट होगा तो उस समय आप लोग स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट करेंगे ना, सिंपली लॉजिकली सोचिए तो मैंने कहा कि t इज इक्वल टू 0 पे आपने क्या किया, फर्स्ट बॉल को थ्रो किया, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे। सेकेंड बॉल को कब थ्रो करेंगे, t इज इक्वल टू 1 पे। t इज इक्वल टू t पे थर्ड बॉल को, t इज इक्वल टू 3 पे फोर्थ बॉल को, t इज इक्वल टू 4 पे फिफ्थ बॉल को, और t इज इक्वल टू 5 पे सिक्स्थ बॉल। यही करेंगे ना, 6 बॉल की 6 बॉल को थ्रो कर दिया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 बॉल हमेशा आपके क्या होंगे, मेरा रिकॉर्डिंग पे लगा। अच्छा तो इसको निकाल दो। सर आपके क्लास है क्या? बात चल रही है। आपको ये चीज क्लियर है कि हमेशा उसके हाथ में 2 बॉल होंगे। अब लॉजिकली सोचिए जब मैं सिक्स्थ बॉल को थ्रो कर रहा हूँगा तो पहली बॉल तो उसके हाथ में आ जानी चाहिए ना, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं सिक्स्थ बॉल को थ्रो कर रहा हूं तो पहली बॉल तो घूम के वापस आपके हाथ में आ चुकी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ पहली बॉल का? 5। ये तो हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u बाई जी, इधर से आपको u की वैल्यू मिल जाएगी कितना आ रहा है, 5 into 10 divided by 2, that means 25 मीटर पर सेकंड। अगर u मिल गया तो यहाँ से आप लोग मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, that means 31.25 मीटर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन। तो आज आप लोगों के लगभग स्ट्रेट लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन करेंगे थोड़े सा अपग्रेड करके, अब थोड़े हायर लेवल पे क्वेश्चन चलेंगे। अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपके मेंस लेवल को टच नहीं किया है, अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं जो 11th स्टैंडर्ड में आपको आने चाहिए, ठीक है। तो कल की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, कल हम लोग कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट करेंगे। मैंने कहा कि मान लीजिए ये कोई वाटर है, ठीक है, और यहाँ से क्या है, ड्रॉप्स गिर रहा है, ठीक, और हर एक ड्रॉप के बीच में टाइम गैप कितना है,
time gap between drops. 1 second. 1 सेकंड का टाइम गैप है। तो मेरे से पूछा गया at t is equal to 5 seconds, find distance between second and third drop. सेकेंड और थर्ड ड्रॉप के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये बहुत सिंपल है, आराम से सोचिए, 2 लाइन में आ जाएगा। Find distance between second and third drop at t is equal to 5 seconds. The 5. So 25.